तो हाँ, पार्टी करेंगे करेंगे करेंगे। रुकते हैं थोड़ा। हाँ। अरे, धन्यवाद। चलो आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, पार्टी ज़रूर होगी। वो तो होती ही है, वैसे भी रेगुलर होते रहती है, तो पता ही होगा। जो जो होता है सब धीरे धीरे आपको पता लग रहा है, जैसे कैंप होता है। अब पता लगा आपको, हाँ होता है। तो इस साल थोड़ा इंडोर टाइप था, है आउटडोर एक्टिविटी बट अपना ही कैंप है समझो। और अगले साल इंटर में जब होता है तो वो थोड़ा बाहर का रहता है, एक्सपीडिशन होता है। जैसे पचमढ़ी हो गया, इगतपुरी हो गया, ऐसे अलग अलग जगह ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी अभी तो। अभी आप धीरे धीरे जानने लगेंगे कैब्स को, एक इवेंट होता है। शायद वो इवेंट तक के आपकी क्लास तो ख़त्म हो जाएगी, आपको नहीं बुलाएंगे हम। तो एक टीचर्स डे का इवेंट होता है सितंबर में। आपका तो वैसे भी हाँ एग्ज़ाम का भी रहेगा प्रेशर। ठीक है। चलो खैर, फिर कभी करेंगे और वो भी। और बाकी क्लास में तो पार्टी होते रहती है, कभी मैं आइसक्रीम खिला दूँ, कभी कोई और खिला दे, ऐसा होते रहता है। हाँ चलो ठीक है, होगा होगा। तो ठीक है, वर्चुअल वाले बेचारे देख रहे हैं घर से बैठे बैठे। चलो, तो एक बार ये कंक्लूड कर लेते हैं पहले तो। एक सेकेंड, लाइन वाले ज्वाइन तो हो चुके हैं वैसे। तो ऐसा है, हम लोग पिछली क्लासेस में, जिसको एक ज़माना बीत चुका है, हम देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसे कैसे ख़त्म होता है। बहुत ज़माने पहले हमने देखा था। तो ऐसा लग रहा होगा कितने कितने दिन हो गए, एक्चुअल में हो गए वैसे तो। और इस बीच इतना जी लिया आपने, इतना आपने एक्टिविटीज़ वगैरह किए होंगे, बड़ा मज़ा आता होगा। मैं बहुत बार जा चुका हूँ, इसीलिए हम लोगों के लिए वैसे नॉर्मल हो जाती है वो चीज़। ठीक है। तो मैं आ गया होता, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट आ गए जिसके कारण मेरा आना संभव नहीं हो पाया। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। सो हम लोग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देख रहे थे, जिसमें हम तीन प्रकार से देखते हैं। पहला तो बाय रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को ख़त्म कर रहे हैं, या तो अपने इच्छा से या अपने आप हो रहा है। जैसे कि एक तो रिवोकेशन हो सकता है बाय नोटिस। नोटिस ऑफ रिवोकेशन दैट मीन्स जानकारी देके मैंने किसी की गारंटी दिया था समझो 6 महीने की, 2 महीने बाद मैं वो रिवोक करना चाहता हूँ तो रिवोक कर सकता हूँ, बट रिवोक होगी ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। एनीथिंग दैट हैज़ बिन ऑलरेडी डन उसको आप रिवोक नहीं कर सकते, ये हमने देखा था। फिर इसके बाद हमने देखा, अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद के ट्रांजेक्शन्स के लिए गारंटी नहीं होगी, लेकिन डेथ तक के अगर कोई ट्रांजेक्शन्स एंटर हो चुके हैं तो वो गारंटीड रहेंगे। उसके लिए स्टेट ऑफ द डिसीज श्योरिटी लाइबल रहेगी, दैट मीन्स उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम किया जा सकता है या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से क्लेम किया जा सकता है। फिर नोवेशन, नोवेशन में जब हमने पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी भी साथ में खत्म हो जाएगी, हाँ, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी रहेगी। जैसे हमने शुगर और कॉटन का एग्जांपल देखा था, तो शुगर वाला ट्रांजेक्शन खत्म कर दिया हमने, उसके बाद कॉटन का ट्रांजेक्शन इंटर किया। फिर हमने देखा डिस्चार्ज बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर के कुछ एक्ट के कारण कभी कभी ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म हो जाता है, जैसे कि वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को चेंज किया जाता है बाय द प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी, सॉरी प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, एंड श्योरिटी डज नॉट कंसेंट टू सच वेरिएशन, उससे पूछा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये हमने देखा। फिर इसके बाद इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, कुछ थोड़े हैवी थे, मैंने आपको बताया था कि ये वैसे इंटर लेवल के हैं, बट ठीक है मैंने रखा था अपने बुक में। फिर बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि आपको पता है कि जो श्योरिटी की लाइबिलिटी इट इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, तो जितनी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होगी उतनी श्योरिटी की हो सकती है। इसीलिए अगर श्योरिटी, अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाएगा किसी भी कारण से, या उसको रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, मुक्त कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी यहाँ पे रिलीज या डिस्चार्ज हो जाता है। ये भी हमने देखा था, जैसे एक इंडिगो वाला एग्जाम्पल आपको पता है। फिर क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन, जिसमें क्रेडिटर कंपोजिशन कर रहा है, सेटलमेंट कर रहा है विद द प्रिंसिपल डेटर, एंड अगेन श्योरिटी अगर उसको कंसेंट नहीं देता है तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज। फिर अगर एक्स्ट्रा टाइम देने का वादा करते हैं, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं तुमको एक्स्ट्रा 3 महीने दे देता हूँ, तो ऐसे केस में भी ऑटोमेटिकली श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। बट इफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय द प्रिंसिप बाय द क्रेडिटर विद द थर्ड पार्टी,
एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, तो ऐसे केस में डिस्चार्ज नहीं होते, ये हमने देखा था। देन प्रोमिसेस नॉट टू स्यू, अगर वो वादा करता है मैं तुमको तुम्हारे ऊपर केस फाइल नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि प्रॉमिस करना चाहिए, सिर्फ एक्शन नहीं लेने से श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। इसका भी एग्जांपल देखे थे हमने, सिर्फ एक्शन नहीं लिया दैट डज नॉट मीन कि श्योरिटी डिस्चार्ज होगा, यहाँ श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्रेडिटर पहले इसके पास जाता है, इसने पे नहीं किया, फिर इसके पास जाता है, फिर क्रेडिटर कैन टेक एक्शन डायरेक्टली ऑन श्योरिटी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि प्रिंसिपल डेटर पे भी एक्शन लिया जाए। अगर प्रिंसिपल डेटर पे एक्शन नहीं लेते हैं तो भी श्योरिटी इज लायबल, वहाँ श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को सीधा छोड़ ही दिया, प्रॉमिस कर दिया मैं केस फाइल नहीं करूंगा, तो एक प्रकार का रिलीज हो गया, ये उसको रेमिट कर दिया, रेमिशन हो गया, छोड़ दिया, तो जैसे ये छूट गया वैसे ही श्योरिटी भी छूट जाता है। ठीक है, तो ये देखा था। देन क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, इसको आसान शब्दों में मैंने बताया था कि व्हेन द क्रेडिटर फेल्स टू फॉलो द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जैसे उसको बोला था कि भैया तुम एक बार कम से कम इसको कैश काउंट करते हुए देखना हर महीने, अब अगर वो नहीं देखता है तो ऐसे केस में श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा। वैसे ही एक शिप सर्वेयर, शिप कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल देखा था, तो मैंने पहले इजी एग्जांपल आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का दिया था कि पार्ट में पेमेंट करने का एग्री हुआ है, लेकिन अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट वो प्री पे कर देता है और फिर अगर प्रिंसिपल डेटर भाग जाता है तो यहाँ श्योरिटी लायबल नहीं है, बिकॉज द क्रेडिटर फेल्स टू फॉलो द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और लास्ट पॉइंट देखा था हमने लॉस ऑफ सिक्योरिटी, जो रीड करना बचा हुआ था तो मैंने समझाया था, आपको बताया था मैंने कि क्रेडिटर अगर या तो घुमा देगा, लूजेस, और पार्ट्स विथ यानी गिव अप, दे देता है, वापस कर देना, तो गिव्स अप एनी सिक्योरिटी, जैसे कि गोल्ड रिंग गिवन टू हिम बाय द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाज एंटर्ड इनटू। ये सिक्योरिटी कब होना चाहिए? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया गया था। अगर बाद में सिक्योरिटी मांगी गई है और वो गुम जाएगी तो यहाँ डिस्चार्ज नहीं होते। द श्योरिटी इज डिस्चार्ज, लेकिन कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी unless the surety has consented to the release of such security. It should be noted that the surety is not discharged if there was no security. तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता अगर सिक्योरिटी नहीं थी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सिक्योरिटी होना अनिवार्य है। तो इसके एग्जांपल्स देखे थे हमने, मैंने आपको अलग से बताया था। शायद मिटा दिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास बने होंगे। बताया था ना मैंने कि नहीं बताया था? 3 अलग अलग एग्जाम्पल बताया था। जिसमें मैंने एक बताया था कि जब प्रिंसिपल डेटर है, लोन लेके आ रहा है क्रेडिटर के पास से, तो लोन लेते वक्त श्योरिटी ने गारंटी दिया, साथ में एक एडिशनल सिक्योरिटी रखी गई, तो ये दोनों एक ही साथ हुआ है, ये भी पार्ट 1 है, ये भी स्टेप 1 है, ये भी स्टेप 1 है, सब एक साथ हुआ। तो ऐसे केस में अगर ये सिक्योरिटी घुमा देगा तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये बनाया होगा आपने। दूसरा एक बनाए थे ना ये? फिर दूसरा, जब प्रिंसिपल डेटर है, इसके पास पहले से अगर सिक्योरिटी रखी हुई है, ये पहले था स्टेप 1, इसके बाद लोन लेके आते हैं, यानी लोन इसने सिक्योरिटी दिया और लोन लेके आया, ये लोन स्टेप 2 में हुआ और श्योरिटी ने गारंटी भी स्टेप 2 में दिया, तो ऐसे केस में भी अगर ये सिक्योरिटी गुम जाएगी तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सिक्योरिटी थी। लेकिन यहीं पे अगर प्रिंसिपल डेटर पहले ही लोन लेके आता है क्रेडिटर से और सिक्योरिटी दी गई थी, श्योरिटी दी गई थी, तो ये पहले हुआ, और बाद में 3 दिन बाद 4 दिन बाद क्रेडिटर जाके एक एडिशनल सिक्योरिटी मांगता है, तो ऐसे केस में अगर ये सिक्योरिटी घूमेगी तो श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, श्योरिटी यहाँ लायबल रहेगा। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर वाज नो एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो यही पॉइंट लिखा हुआ है वहाँ पे कि अगर सिक्योरिटी नहीं थी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू गारंटी कॉन्ट्रैक्ट तो श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, बाद में सिक्योरिटी दी गई है तो वहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, सी एडवांसेस टू बी, तो सी हो गया क्रेडिटर, बी हो गया प्रिंसिपल डेटर। सी एडवांसेस लोन दिया,
हिज टेनेंट 2000 रुपीज ऑन द गारंटी ऑफ ए ने इसको गारंटी दिया है। सी हैज ऑल्सो फर्दर सिक्योरिटी ऑफ 2000 रुपीज बाय मॉर्गेज ऑफ बीस फर्नीचर। इसका फर्नीचर एक मॉर्गेज करके रखा हुआ है इसके पास, तो फर्नीचर रखा हुआ है क्रेडिटर के पास। अब क्या हुआ, बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, बी इंसॉल्वेंट हो गया एंड सी सीव्स ए ऑन हिज गारंटी। अच्छा एक ये पॉइंट छूट गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सी कैंसल्स द मॉर्गेज, तो उसने मॉर्गेज कैंसिल कर चुका है। उसके बाद बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो पहले ही कैंसिल किया उसने मॉर्गेज, उसके बाद बी इंसॉल्वेंट हो जाता है। एंड सी सीव्स ए ऑन हिज गारंटी बट ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अब यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम ही बताया है, उधारी भी उतने की है और 2000 रुपये की फर्दर सिक्योरिटी है, तो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू 1000 की होती तो 1000 तक डिस्चार्ज हुआ होता, बाकी के लिए लायबिलिटी रहती है, तो ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी वो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। फिर सी अ क्रेडिटर बिल्कुल सिमिलर है, हुज एडवांस टू बी इज सिक्योर्ड बाय अ डिक्री। डिक्री भी एक प्रकार की सिक्योरिटी है। डिक्री यानी क्या, कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट ने ऑर्डर दे के रखा है, कोर्ट का ऑर्डर है क्रेडिटर के पास कि तुम इससे रिकवर कर सकते हो, तो ये एक एडिशनल सिक्योरिटी है। आपके पास एक लीगल ऑर्डर है जिसके तहत आप एनफोर्स करवा के रिकवरी कर सकते हो। रिसीव्स ऑल्सो गारंटी फॉर दैट एडवांस फ्रॉम ए, और साथ में ए की गारंटी भी है। तो यहाँ फर्नीचर के बदले सिर्फ फर्क ये आया कि इन्होंने फर्नीचर के बदले ले लिया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कौन सी, डिक्री। डिक्री का मतलब मैंने बताया था आपको, कोर्ट का ऑर्डर, याद होगा आपको, डैमेजेस जब पढ़ रहे थे उस टाइम बताया था मैंने डिक्री के बारे में। तो डिक्री है ना कोर्ट का ऑर्डर, तो कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो रिकवर करने का ऑर्डर है हमारे पास, दैट इज एन एडिशनल सिक्योरिटी, कि कोर्ट का ऑर्डर है, आप जब चाहो रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा ए की गारंटी भी है। अब क्या हुआ, उसने बी ने पैसा नहीं चुकाया होगा, तो इसलिए सी आफ्टरवर्ड्स टेक्स बीज गुड्स इन एग्जीक्यूशन अंडर द डिक्री। तो उसने ऑर्डर के तहत इसके गुड्स लेके आ गया था कि भाई तुम पैसा नहीं दे रहे हो तो मैं गुड्स बेच के पैसा ले लूंगा, लेकिन आगे उसने किया गड़बड़, एंड देन विदाउट द नॉलेज ऑफ ए विड्रॉज द एग्जीक्यूशन, उसने बाद में गुड्स वापस कर दिया। तो पहले एग्जीक्यूट किया उसने उस डिक्री को, दैट मीन्स गुड्स लेके आया, उसके बाद गुड्स वापस कर दिया, तो जैसे ही गुड्स वापस होंगे तो अगेन ए इज डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये भी सिंपल एक डिक्री है, आप डिक्री यानी एक प्रकार की एडिशनल सिक्योरिटी ही मान सकते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, वैसे डिक्री भी एक एडिशनल सिक्योरिटी हो जाती है। फिर एक और एग्जांपल दिया है, ए एज श्योरिटी फॉर बी मेक्स अ बॉन्ड। सब में सेम है तो इसीलिए फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर केस में बी इज द प्रिंसिपल डेटर, सी इज द क्रेडिटर, ए इज द श्योरिटी। तो ए एज अ श्योरिटी फॉर बी मेक्स अ बॉन्ड जॉइंटली विद बी टू सी टू सिक्योर अ लोन फ्रॉम सी टू बी। तो जॉइंटली वही कॉन्ट्रैक्ट किया है तीनों जन ने मिलके, जिसमें सी ने लोन दिया है बी को और ए एक सिक्योरिटी श्योरिटी बना है। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद में एक फर्दर सिक्योरिटी ली गई फॉर द सेम डेट। बाद में समझो कोई गोल्ड वगैरह है तो ये फर्दर सिक्योरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड वगैरह मांगा गया। अब ये कब लिया गया, बाद में, आफ्टरवर्ड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करते वक्त ये एडिशनल सिक्योरिटी नहीं है गोल्ड की। सब्सिक्वेंटली सी गिव्स अप द सिक्योरिटी, फर्दर सिक्योरिटी, इज नॉट डिस्चार्ज, यहां वो डिस्चार्ज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द गारंटी कॉन्ट्रैक्ट देयर वाज नो सिक्योरिटी। ठीक है, फिर एक और केस दिया है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वर्सेस चित्ररंजन रंगनाथ राजा का। So ABC Bank granted a loan to X on the security of the stock lying in his godown. तो ABC बैंक जो है ये हो गया आपका क्रेडिटर, X हो गया प्रिंसिपल डेटर, एंड Y ने इसकी गारंटी दिया है। इसके पास लोन लेते वक्त एक स्टॉक की गारंटी दी गई थी। अब बैंक के पोजीशन में स्टॉक रखा हुआ है, जो भी गुड्स वगैरह हैं वो बैंक के पास रखे हुए हैं। द स्टॉक वॉज लॉस ड्यू टू द निग्लिजेंस ऑफ बैंक। अब ये स्टॉक का नुकसान हो गया और स्पेसिफिकली लिखा है ड्यू टू द निग्लिजेंस ऑफ बैंक, बैंक की गलती के कारण। सो वाई इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, तो वाई यहाँ पे अब लाइबल नहीं रहेगा। जितने वैल्यू का स्टॉक डिस्चार्ज हो गया, खराब हो गया, खत्म हो गया, तो उतने वैल्यू तक वो लाइबिलिटी से मुक्त हो जाता है। ठीक है,
तो ये एक्चुअल केस है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। अब तो ये खत्म हो चुका है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बीकानेर, जयपुर, त्रावणकोर, हैदराबाद, ये सब अब एसबीआई में मर्ज हो गए। तो पहले अलग अलग हुआ करते थे, एसबीआई की सब्सिडरी बैंक्स थी ये सब। तो बाद में बहुत सारे बैंक्स मर्ज हुए, उसमें ये सब मिलके एक एसबीआई बन गया फिर। ठीक है, तो ऐसा है। तो सबसे अच्छा बैंक है जो, पता होगा आपको, एसबीआई। अब काउंटर नंबर 1 पे जाओगे, वो बोलेंगे काउंटर नंबर 7 पे पूछो। फिर 7 पे जाओगे, बोलेंगे 4 पे पूछो, फिर वो बोलेगा 1 पे। घूमते रहते हैं अपन। एसबीआई है। फिर कभी भी उनका सर्वर डाउन रहेगा, कभी फिर बोलेंगे लंच के बाद आना। एक बार जोमेटो वाला आया था, उसको बोले भैया बैंक बंद है, लंच के बाद आना। तो लंच ले गया बेचारा वापस। क्या करेगा जोमेटो। क्या बकवास जोक मारता हूँ कभी कभी। ठीक है, चलो। तो ये हो गया। और एक पॉइंट जो पिछली क्लास में ऐसे समझा दिया था मैंने, अभी रीड करना बचा था, बट काफ़ी दिन हो गए इसीलिए फिर से बता दिया मैंने एक छोटा सा शॉर्ट में डायग्राम बना के। अब लास्ट जो पॉइंट है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें पहला पॉइंट पढ़ा हमने बाय रिवोकेशन, जिसमें हमने देखा नोटिस ऑफ रिवोकेशन अपने इच्छा से हम वापस ले सकते हैं गारंटी, या डेथ या नोवेशन से। दूसरा बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, इसमें जो 5 प्रकार हमने देखे ये। एंड तीसरा अब हम देखने वाले इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक्चुअली हमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए इसमें श्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें तो श्योरिटी लायबल ही नहीं हुआ, तो ये वॉइड एब इनिशियो रहेगा। अभी हम जब समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो वैसे आपको इंस्टीट्यूट ने सेम पॉइंट्स के अंदर रखा है, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स में आता है, और अगर ये पॉइंट है नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बना ही नहीं। तो एसेंशियल एलिमेंट में लास्ट पॉइंट आप देखोगे वो दिया हुआ है मिस रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट, ऐसे केसेस में ये शुरू से ही इनवैलिड होता है, वॉइड एब इनिशियो। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स में भी लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है, मैंने बोला था ये आगे पढ़ेंगे अपन। तो अभी वक्त आया है ये समझने का कि कैसे इनवैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये 3 केसेस में। पहला सिंपल है, मिस रिप्रेजेंटेशन, जब कोई गलत जानकारी दी गई, या फिर कंसीलमेंट, कोई चीज़ जानबूझकर छुपाई गई। और तीसरा गारंटी जिसमें को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन, को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता। तो ये 3 प्रकार के केसेस हैं, एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो पहला, सो डिस्चार्ज बाय इनवैलिडेशन, तो हम भले बोल रहे हैं डिस्चार्ज, बट यहाँ पे ये वॉइड एब इनिशियो है, ये वॉइड एग्रीमेंट रहेगा, वॉइड एग्रीमेंट ऑफ गारंटी। बाकी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है बट गारंटी वॉइड है। तो गारंटी एग्रीमेंट वॉइड है। पहला केस, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन है ना, गलत जानकारी देना। अब वो जानबूझकर भी, अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर जानबूझ के भी होगा तो भी वो चलेगा, क्योंकि अगला पॉइंट है कंसीलमेंट यानी छुपाना। तो कोई चीज़ जानबूझ के नहीं बताओगे वो भी चलेगा, और मिस रिप्रेजेंट करना, कंसीलमेंट और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों कवर होता है। यानी इंटेंशन सही हो या गलत हो, दोनों केस में ये वॉइड रहेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है आपको, तो सी सेल्स अ कार टू बी ऑन क्रेडिट। अब सी ने एक कार बेचा बी को क्रेडिट में, उधारी में, तो कार दे दिया और एक प्रिंसिपल डेट ड्यू हो गया, पैसा रिसीव करना है। और उसने रिप्रेजेंट क्या किया था कि ये कार जो है ये 1200 सीसी का इंजन है इसका, तो 1200 क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन है। सीसी यानी जो उसकी पावर होती है, तो पता होगा आपको, तो अ, लड़कों को तो पता ही होगा। तो सीसी यानी जो उसकी क्यूबिक कैपेसिटी होती है, दैट मीन्स उसकी पावर होती है। जैसे कि ये जो अपनी छोटी मोटी गाड़ियाँ होती है ऑल्टो 800, तो वो 800 इसीलिए क्योंकि 800 सीसी का इंजन है वो। तो ऐसे उसकी क्यूबिक कैपेसिटी होती है, सबसे कम 800 सीसी है, उसके बाद 1000 ऐसे बढ़ते जाता है। तो बाइक वगैरह होती है ना, पल्सर 220, 180, तो वो उसकी सीसी है, यानी उसका पावर होता है वो। सो ये पावर के हिसाब से उसके प्राइस चेंज होते हैं, आपको पता है पल्सर 180 सस्ती होगी, 220 महंगी होगी। अब यहाँ पे वैसे इसने कार बेचा, जो बताया उसने 1200 सीसी का है, और इसके बदले एस ने गारंटी भी दे दिया था कि हाँ ये कार का पैसा वापस करेगा, नहीं करेगा तो मुझसे ले लेना। तो गारंटी दी गई थी। बाद में पता लगा कि इसने मिस रिप्रेजेंट किया था, और 1200 नहीं 1000 सीसी का ये इंजन था। तो एक्चुअल में फैक्ट ये निकलता है कि द इंजन वॉज ऑफ 1000 सीसी। अब यहाँ क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो मिस रिप्रेजेंटेशन से वैसे तो बी भी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, क्योंकि गलत जानकारी दे दी गई है। और एस भी यहाँ पे लायबल नहीं रहेगा।
तो एस यहाँ शुरू से ही लायबल नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में शुरू से ही गड़बड़ हो चुकी है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलते कि एस बाद में डिस्चार्ज हुआ, यहाँ एस लायबल ही नहीं होता। अगर ऐसे कोई चीज में गलती हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, मटेरियल का मतलब जिससे फर्क पड़ता है, तो ऐसी कोई चीज में अगर गलती हो गई है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वॉइड रहता है। ठीक है, तो वही दिया है, any guarantee which has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning any material part of the transaction is invalid। तो जो भी गारंटी ऑप्टेन की गई है मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या कोई उसके नॉलेज एसेंट से कंसर्निंग द मटेरियल पार्ट यानी जिससे फर्क पड़ता है, शायद उसको पहले ही पता होता तो शायद इसकी गारंटी नहीं देता। इसमें एक एक्चुअल केस भी हुआ है, एक एसी वाला केस हुआ था। एक व्यक्ति होता है, मान लो बी एसी खरीद के लाता है। अब दुकानदार उसको बोलता है कि ये जो एसी है इसका जो कंप्रेसर वगैरह है ये कॉपर का बना हुआ है, जबकि और एस गारंटी देता है, जबकि फैक्ट ये निकलता है बाद में कि वो कॉपर का नहीं था, एल्यूमिनियम का था। अब एल्यूमिनियम का है तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे श्योरिटी जो है वो लायबल नहीं है माना गया। और इवन प्रिंसिपल डेटर कैन ऑल्सो कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो हमने पढ़ा था इट बिकम्स वॉइडेबल, तो उसको कैंसिल करने का राइट होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ा था हमने कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड। ठीक है, याद है क्या बचपन में पढ़े थे आप, इतने इतने से थे आए थे सब लॉ पढ़ाओ, तब मैंने बताया था आपको कि अगर कुछ गलत जानकारी देके हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट होता है। ठीक है, तो वही है। सो यहाँ एसी का एक एक्चुअल केस हुआ है, आपको शायद बुक में दिया भी होगा, क्वेश्चन आंसर्स में मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी आपको वैसे की वैसी चीज़ें दिख जाएगी। कभी थोड़ा बहुत नाम वगैरह में चेंज रहेगा, ऐसे दिखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, नहीं है शायद एसी वाला वो केस नहीं दिया है आपको। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, वो ध्यान रहेगा आपको। ऐसे जितने भी पार्ट है जो मिस रिप्रेजेंटेशन में कवर होते हैं, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर कॉपर की उसकी कॉइल होती है तो वो थोड़ा महंगा होता है, तो इसीलिए ये जो अच्छे वाले एसी होते हैं मित्सुबिशी वगैरह के, कहाँ पता नहीं कहीं तो भी लगे हैं अपने यहाँ, तो वो अभी अभी अपन ने जो खरीदे हो नए वाले खरीदे मित्सुबिशी के, तो वो अच्छे हैं, उसमें कॉपर के ये रहते हैं। ये सस्ते वाले जो होते हैं वोल्टास फोल्टास, ये इसमें एल्यूमिनियम की कॉइल होती है। हाँ, घर वालों को अपने को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट बिजनेस यूज़ में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ता है उतना। तो बाकी घर पे अपन कोई भी यूज़ करो चल जाता है। तो ऐसा इसीलिए सस्ते होते हैं, आपको दिखेगा कई बहुत रेंज होती है, बहुत वाइड फ़र्क होता है ये दोनों में। अगर कॉपर का उसका कॉइल है तो वो महंगा होगा, और ये अगर इसका एल्यूमिनियम तो सस्ता होगा। तो दोनों काम वही करते हैं, बट कॉपर ज़्यादा बेटर होता है ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आपको वैसे ही एग्जाम्पल्स दिखेंगे, मैंने जो दे चुका हूँ उन एग्जाम्पल्स के बियॉन्ड आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पहला वाला केस हो गया, तो आप ये एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं, एक वो एसी वाला भी एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं, एयर कंडीशन वाला। हाँ, 23rd में है क्या? 23rd नंबर पे है बोलते। हाँ ये है। तो राहुल इज द ओनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शॉप। प्रियंका रीच द शॉप टू परचेस एन एयर कंडीशनर हुज compressor should be of copper. As Priyanka wanted to purchase the air conditioner on credit, Rahul demanded a guarantee for such transaction. Mr. Arvind, a friend of Priyanka, अच्छा, came forward, अच्छा, and gave a guarantee, अच्छा, फंस गया ये। तो आगे फ्रेंड जोन भी होगा। तो फॉर पेमेंट ऑफ एयर कंडीशनर। तो अरविंद, मैं तो तुम्हें अच्छा दोस्त समझती थी, तो ऐसा होगा। ठीक है, खैर, तो गारंटी दिया है लेकिन उसने। Rahul sold the air conditioner of particular brand, misrepresenting that it is made of copper, while it is made of aluminium. Neither Priyanka nor Arvind had the knowledge of the fact that it is made of aluminium. तो बच गया वैसे वो, क्योंकि यहाँ लायबल नहीं है। तो नहीं तो गारंटी देना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रियंका अगर पैसे नहीं देगी तो अरविंद बेचारा पैसा देने के लिए जिम्मेदार है। तो इसीलिए कोई गारंटी देता नहीं है। रियल लाइफ में आप देखना बहुत कम लोग गारंटी देते हैं, एकदम जो बहुत सगे होते हैं ना वही लोग गारंटी देते हैं। ऐसे दूर के लोग जनरली गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर ही नहीं करते। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वाले जो हैं वही गारंटी देते हैं।
जैसे आप किसी को भी बोलोगे, अच्छा भी दोस्त है, उसको बोलेंगे भाई वो लोन लेना था, तू गारंटर बनता क्या, वो मना कर देगा, ज्यादातर लोग मना ही कर देंगे। बहुत ही अच्छे दोस्त है एकदम तो बात हो रहा है, जो दोस्त नहीं भाई होते हैं, ऐसा कोई दोस्त होगा, होते हैं ना कुछ लोग, तो दोस्त नहीं भाई होते हैं, तो ऐसे जो दोस्त है वो लोग हाँ बोलेंगे, नहीं तो ज्यादातर लोग मना ही करते हैं। इवन कई बार तो रियल जो भाई होते हैं वो लोग भी, सिबलिंग्स भी एक दूसरे की गारंटी नहीं देते, क्योंकि बहुत रिस्की ट्रांजेक्शन होता है। अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं रीपे करेगा तो सीधा लाइबिलिटी आती है गारंटर पे, श्योरिटी पे, और बैंक छोड़ता नहीं है, बैंक उनके ऊपर भी केस फाइल कर देता है। तो मुझे इसीलिए पता है, क्योंकि मेरे घर बहुत सारे केसेस आते रहते हैं ऐसे, बहुत ऐसे केस आते हैं कि लोन लिया था एक भाई ने, दूसरे भाई को गारंटर बनाया था, अब वो जो गारंटर बना था वो अपने पास आ रहा है, भाई मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया, फिर उनको बोलना पड़ता है तुमने साइन काय को किए, अगर तुमको ट्रस्ट नहीं था तो रहते हैं ऐसे, क्योंकि बैंक है तो वो तो रिकवर करेगा ही, और आपने साइन किया है, दैट मीन्स आप बोल रहे हैं कि हाँ वो नहीं देगा तो मैं पैसा दे दूंगा, तो हो गया, वहाँ गलती हो जाती। बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अगर ट्रस्ट है तभी गारंटी दी जाती है। तो यहाँ पे भी अरविंद को ट्रस्ट है प्रियंका पे, और उसने गारंटी दिया। फिर लेकिन आगे फिर बताया, ऑन बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट, प्रियंका पैसे देने से मना कर रही है, और राहुल केस फाइल करता है अरविंद के ऊपर। तो अरविंद लायबल है क्या, तो आंसर इज नो, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अगर ली गई है गारंटी तो श्योरिटी विल ऑल्सो बी डिस्चार्ज, एंड इवन प्रियंका कैन डिनाई टू पे द प्राइस, बट शी विल हैव टू रिटर्न द गुड्स बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ठीक है, और रेस्टिट्यूशन होता है, वॉइडेबल है, दैट मीन्स प्रियंका को भी एसी वापस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं एसी भी रख लिए पैसे भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वापस करना पड़ेगा, और पैसे देने से मना कर सकते। हाँ, हाँ दोनों पे होता है, जितने भी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें प्रिंसिपल डेटर और गारंटर दोनों पे बैंक एक्शन लेता है। बैंक के ऊपर अगर देखें तो वैसे दोनों में से किसी एक पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बैंक चाहे तो सिर्फ श्योरिटी से रिकवर कर सकता है, बैंक चाहे तो सिर्फ प्रिंसिपल डेटर पे एक्शन ले सकता है, या बैंक चाहे तो दोनों पार्टीज पे भी केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा है। सो एसी वाला भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। फिर गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, कंसीलमेंट यानी जानबूझकर जब छुपाया जा रहा है, और यहाँ पे इवन कीपिंग साइलेंस विल अमाउंट टू कंसीलमेंट और फ्रॉड, क्योंकि जैसा अभी जस्ट मैंने बताया ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, जिसपे ट्रस्ट होता है उसकी गारंटी दी जाती है, और इसीलिए यहाँ पे हर चीज क्लियरली इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो वहाँ नॉन डिस्क्लोजर भी फ्रॉड हो जाता है। याद होगा आपको, पढ़े थे बचपन में, आप इतने इतने से थे आए थे, तो फ्रॉड हुआ, तो अगर साइलेंट रहे तो फ्रॉड होगा क्या, तो मैंने बताया था जनरल रूल है नहीं, जनरल रूल इज दैट मियर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। तो भले ही वो ऐसा फैक्ट है जिससे आगे वाले का डिसीजन बदल सकता था, मैंने नहीं बताया तो भी फ्रॉड नहीं है, बिकॉज आई वॉज नॉट अंडर अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स। अगर ड्यूटी रहेगी तो फ्रॉड हो जाएगा, और ड्यूटी कब होती है, व्हेन देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। और दूसरा केस जब फ्रॉड हो जाएगा, व्हेन साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, जब कुछ नहीं बोलना कुछ बोलने के बराबर है। ठीक है, सो वही है, अ गारंटी विच द क्रिएटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस, सिर्फ कीपिंग साइलेंस भी फ्रॉड है, एज टू मटेरियल सर्कमस्टेंसेज इनवैलिड, तो यहाँ कीपिंग साइलेंस इज ऑल्सो फ्रॉड, सिंस फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। एक केस दिया है आपको एग्जाम्पल, ए एंगेज करता है बी को, एंगेज करता है नहीं वैसे नहीं, एंगेजमेंट सर एंगेजमेंट नहीं वैसा नहीं, तो एज अ क्लर्क, तो ए अपना क्रेडिटर हो गया, बी इज द प्रिंसिपल डेटर, इसको क्लर्क करके अपॉइंट किया टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिम फॉर हिम, बी फेल्स, तो बी सीए कर रहा था, नहीं बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसिट्स, अब बी ने गड़बड़ किया, उसने पैसा लिया लेकिन वो लाके दिया नहीं ए को, और कुछ तो भी गड़बड़ किया उसने, ए को ये पता लग गया, एंड ए इन कॉन्सिक्वेंस कॉल्स अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग। अब वो क्या बोलता है कि तुम एक काम करो, या तो मैं तुमको निकाल दूंगा या तो किसी की गारंटी लेके आओ। अब यहाँ पे बी बोलता है सी को कि चलो भाई मेरी गारंटी दे दो ए को कि मैं प्रॉपर काम करूंगा, और अगर मैं नहीं करूंगा कुछ गड़बड़ करूंगा तो तुम रीपे करोगे। अब सी बेचारा आता है और गारंटी देता है, ए की जिम्मेदारी है, ए शुड इन्फॉर्म सी कि तुम इसकी गारंटी दे रहे हो बट इसने गड़बड़ किया है,
इसने जस्ट अभी गड़बड़ किया है और इसीलिए मैं गारंटी मांग रहा हूं। ये जिम्मेदारी हो जाती है ए की। क्रेडिटर शुड ऑल्सो इन्फॉर्म द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिटर की जिम्मेदारी होती है कि क्रेडिटर शुड इन्फॉर्म द श्योरिटी। तो क्रेडिटर शुड इन्फॉर्म द श्योरिटी, इसको बताना जरूरी होता है कि तुम इसकी गारंटी तो दे रहे हो बट ही हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड, पहले डिफॉल्ट कर चुका है, ऑलरेडी डिफॉल्टेड। तो वो बताने के बाद शायद ये गारंटी ना दे। तो ये सेम एग्जांपल है, ए ने एंगेज किया बी को एज क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम, बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसीट्स एंड ए इन कॉन्सिक्वेंस कॉल्स अपॉन हिम to furnish a security for his duly accounting. C gives his guarantee for B's duly accounting. A does not acquaint C with the previous conduct of B. तो उसने बताया नहीं, does not acquaint, उसने नहीं इन्फॉर्म किया, does not inform. C with B's previous conduct, जो previous misconduct किया उसने, गड़बड़ किया, ये बताया नहीं। अब B फिर से गड़बड़ कर देता है बट यहाँ गारंटी इनवैलिड है, और ये बाद में वॉइड नहीं हुई है, शुरुआत से इनवैलिड। ये दोनों केसेस में शुरुआत से इनवैलिड है, ये वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, सो बाद में वॉइड हो गई ऐसा नहीं है। ऊपर वाले जो केसेस थे यहाँ पे बाद में वॉइड हो रहा था, बाद में श्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा था। ये वाले केसेस में वो लायबल ही नहीं होता, शुरू से ही डिस्चार्ज है। एक और है, ए गारंटीज टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम to B to the amount of 2000 tons. B and C have privately agreed that B should pay 5 rupees per ton beyond the market price. अब ये इन्होंने एग्री किया कि मैं तुमको आयरन सप्लाई करूंगा, तुम मुझे जो पैसा दोगे ना उसमें 5 रुपए पर टन एक्स्ट्रा पे करना। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा है ये अपन कोई पुराना डेट है वो रीपे करने को, वो लिक्विडेट करने को यूज करेंगे। 5-5 रुपए तुम एक्स्ट्रा पे करोगे हर टन के पीछे तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाएगा, और पुराना कोई डेट है जो इसने पे नहीं किया है तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होते रहेगा। द एग्रीमेंट इज कंसील्ड फ्रॉम ए, ये एग्रीमेंट को कंसील किया गया, तो ए विल नॉट बी लायबल एज श्योरिटी, तो यहाँ भी लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हैं बट आसान है ये भी। और लास्ट है, को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई तुम पैसा तब देना है जब दूसरा व्यक्ति भी श्योरिटी करके तैयार हो जाएगा। जैसे प्रिंसिपल डेटर है, क्रेडिटर के पास जा रहा था लोन लेने और मेरे पास आते हैं, मैं बोलता हूं कि हाँ मैं गारंटी देने को तैयार हूं लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले गुप्ता जी को पूछ लो। तो मैं एक श्योरिटी और गुप्ता जी इनको भी पूछ लो, अगर ये भी हाँ बोलेंगे ना तब तुम इनको लोन देना। अब यहाँ पे जरूरी हो जाता है क्रेडिटर के लिए, ही शुड आस्क दी अदर श्योरिटी, इसको हम बोलते हैं को श्योरिटी, क्योंकि ये भी श्योरिटी है और ये भी श्योरिटी है, तो बोथ विल बी रिगार्डेड एज को श्योरिटी। तो मेरी कंडीशन क्या है, तुम लोन दो लेकिन एक शर्त है कि इन्होंने भी ज्वाइन करना चाहिए तब लोन देना, अगर ये भी हाँ बोलेंगे तभी लोन देना। अगर क्रेडिटर इनसे नहीं पूछता है या क्रेडिटर ने पूछा और इन्होंने मना कर दिया, तो अब अगर लोन देंगे तो मैं भी लायबल नहीं हूं, मैं भी डिस्चार्ज हो जाऊंगा। सो वो दिया है। सो वेयर अ पर्सन गिव्स गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट अंटिल अनदर पर्सन हैज जॉइंड इन एज अ को श्योरिटी, द गारंटी इज नॉट वैलिड। अगेन शुरू से वैलिड नहीं है इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन। तो अगर को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा तो यहाँ पे श्योरिटी की लाइबिलिटी भी उत्पन्न नहीं होती। तो एस गिव्स गारंटी टू सी फॉर पेमेंट टू बी मेड बाय डी टू सी, तो यहाँ पे वही है, पार्टीज तो वैसी हो गई, तो ये प्रिंसिपल डेटर डी हो गया, क्रेडिटर सी हो गया और एस ये श्योरिटी हो गया। फिर एस विल नॉट बी लायबल, उसकी कंडीशन है एस विल बी लायबल ओनली इफ एक्स ज्वाइंस हिम, तो अगर एक्स ज्वाइन करेगा तभी मैं लायबल रहूंगा, ऐसा बोलता है वो, लेकिन एक्स ने ज्वाइन नहीं किया श्योरिटी करके, तो एस इज ऑल्सो नॉट लायबल ऑन हिज गारंटी। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे ये सभी केसेस जो हैं, ये सब केस में ये शुरुआत से वॉइड है, तो ये बाद में वॉइड हुआ ऐसा नहीं हुआ, ये शुरुआत से ही वॉइड है ये सब ट्रांजेक्शन्स। तो ये को श्योरिटी कहलाता है। को श्योरिटी का मतलब है एक एडिशनल श्योरिटी हो गया जिसमें दो गारंटर हो गए, एक व्यक्ति बोलता है कि जब दूसरा हाँ बोलेगा तभी जाके मैं लायबल रहूंगा, तो ऐसे केस में दोनों का ज्वाइन होना जरूरी है, ऐसा है। तो यहाँ फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं आती क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही इनवैलिड है। ऊपर वाले केसेस में सिर्फ फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए वो डिस्चार्ज होते थे,
यहाँ शुरू से ही वॉइड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट्स है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के क्या क्या अधिकार होते हैं, अलग अलग टाइप से देखेंगे हम इसको। अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट क्रेडिटर और अगेंस्ट को श्योरिटी। तो क्या अधिकार रहते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। सो अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, जैसा कि आपको पता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक प्रिंसिपल डेटर होगा, एक क्रेडिटर होगा, एक श्योरिटी होगा। तीनों के बीच एक एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल डेटर पे नहीं करेगा तभी क्रेडिटर के पास जा सकते हैं हम। तो पहले हम कहाँ जाएंगे, प्रिंसिपल डेटर के पास, बट ये डिफॉल्ट करता है तो फिर श्योरिटी से रिकवर किया जाएगा। श्योरिटी इज कंपेल्ड टू पे। इसने पे किया, श्योरिटी ने, जैसे ये पे करेगा आफ्टर पेमेंट, आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द डेट, श्योरिटी को दो राइट्स प्राप्त होते हैं अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। हम अभी जो देख रहे हैं राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर पढ़ रहे हैं। ये कब प्राप्त होंगे, ये प्राप्त होंगे ओनली आफ्टर पेमेंट। पेमेंट कर दिया अगर क्रेडिटर को, तब जाके लायबिलिटी क्रिएट होती है प्रिंसिपल डेटर की। पहला राइट रहेगा यहां से इंडेमनिटी, दैट मीन्स श्योरिटी कैन क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर फॉर एनी सम दैट ही हैज राइटफुली पेड। तो राइटफुल पेमेंट की इंडेमनिटी होती है, जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में। अगर रॉन्गफुली कोई अमाउंट पे कर दिया है तो उसकी कोई इंडेमनिटी नहीं होती, तो ये आपको पता ही है। लेकिन दूसरा जो राइट है ना, वो उसको भले मिल रहा है अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, बट उसको प्राप्त होता है फ्रॉम द क्रेडिटर, क्रेडिटर के तरफ से प्राप्त होता है। इसको हम एक नाम देते हैं, यहां से जो राइट प्राप्त हो रहा है इसको हम बोलते हैं सब्रोगेशन। नीचे लिख देता हूं, जगह कम है। सब्रोगेशन का क्या मतलब है? सब्रोगेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जगह ले लेता है। मेरे ख्याल से सिंगल बी आता है, स्पेलिंग देख लेता हूँ एक बार। डबल बी नहीं आता, हाँ सिंगल बी आता है, होता है कभी कभी ऐसा। सब्रोगेशन, ठीक है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ मैं आजकल, तो व्हाट्सएप का ज़माना है ना, ऑटो करेक्ट हो जाता। तो खैर, तो सब्रोगेशन, इसको हम दूसरे शब्दों में अगर देखें तो श्योरिटी टेक्स द प्लेस ऑफ अ क्रेडिटर। हर वो राइट जो क्रेडिटर को था अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, अब वो हर राइट मिल जाएगा श्योरिटी को अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। यानी श्योरिटी क्रेडिटर की जगह ले लेता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। तो कभी कभी वो उनके जूतों में खड़ा हो जाता है, तो बोलने का मतलब है ही टेक्स हिज पोजीशन। ठीक है, बट ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इवन कानून में ऐसे वर्ड्स दिखेंगे आपको जो यूज किए जाते हैं कि श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर।
तो ऐसे वर्ड्स अगर आप चिपकाते हैं तो थोड़ा अपने आंसर की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है, थोड़ा लिखने का तरीका बदल जाता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि लिखना तो सेम ही है, सब लोग वही लिखने वाले हैं, लेकिन वो लिखने की क्वालिटी बदलना चाहिए। तो इंग्लिश में वही रहता है, जो अपन कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सीखते हैं, फ्रेजेस सीखते हैं, तो ये सब को कैसे यूज करना। तो कभी सिर्फ एंड लिखने के बदले नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखो, दिखने को अच्छा दिखता है, बाकी लिख रहे वही है। जैसे अपन लिख रहे हैं कि श्योरिटी से क्रेडिटर कैन क्लेम फ्रॉम द श्योरिटी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस डैमेज प्लस कॉस्ट एक्सपेंसेस, उसके बदले ऐसा लिखें कि क्रेडिटर कैन क्लेम फ्रॉम द श्योरिटी नॉट ओनली प्रिंसिपल अमाउंट बट ऑल्सो इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस। तो थोड़ा वो नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर लिए तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लिख रहे वही अपन कचरा, जो है कचरा नहीं, जो है वो लिख रहे, लेकिन वो थोड़ा फर्क पड़ता है उससे। तो वैसे यहाँ पे एक्चुअल में लिखा दिखेगा आपको ये कि श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, और ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में, तो वो उसके जूतों में खड़ा हो जाता है। इन सिंपल टर्म श्योरिटी टेक्स द पोजीशन ऑफ द क्रेडिटर। ठीक है, तो ये दो राइट उसको मिलते हैं। तो पहला राइट है उसका राइट ऑफ इंडेमनिटी, कोई भी पहला लिख सकते हैं, आपके बुक में पहला सब्रोगेशन दिया है तो वही लिख लेता हूं। तो पहला राइट है राइट ऑफ सब्रोगेशन, और दूसरा राइट है राइट ऑफ इंडेमनिटी। दोनों अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर ही है। और ध्यान रखना है ओनली आफ्टर पेमेंट, जब एस पे कर देगा ना तब ये राइट है उसको। एस अगर पे करने का है, अभी इसने पे नहीं किया, सिर्फ वादा किया है मैं पे कर दूंगा, समझो प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिया या चेक लिख के दे दिया, लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तब तक उसको ये इंडेमनिटी का राइट नहीं मिलेगा, ना ही उसको सब्रोगेशन मिलेगा। तो सब्रोगेशन मीन्स हर राइट जो क्रेडिटर का था, समझो यहाँ कोई सिक्योरिटी रखी गई थी, एक गोल्ड चेन थी क्रेडिटर के पास, वो क्रेडिटर वापस कर देगा अब श्योरिटी को। श्योरिटी को वो गोल्ड चेन रखने का भी अधिकार है, क्योंकि श्योरिटी को हर वो राइट मिल रहा है जो क्रेडिटर को था। क्रेडिटर को राइट था अगर ये पैसा नहीं देगा तो गोल्ड चेन बेच सकता है, बट उसने क्या किया, श्योरिटी से रिकवर कर लिया। अब वो गोल्ड चेन बेचने का राइट श्योरिटी को भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हर अधिकार जो क्रेडिटर को था दैट विल बी गिवन टू दी श्योरिटी, सेम राइट्स उसको ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसको हम सब्रोगेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखना इसमें गलती होती है, गलती ऐसी होती है, ये आपको टॉपिक पता होता है लेकिन कई बार वो क्लिक नहीं होता। आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे सीधा सीधा राइट शॉर्ट नोट ऑन सब्रोगेशन, तो अपने को क्लिक नहीं होगा कई बार, क्योंकि एक ही बार राइट पढ़ने वाले हो आप पूरे एक्ट में, पूरे कोर्स में, इसके बाद कभी राइट ऑफ सब्रोगेशन नहीं आएगा। तो आपको ऐसा अगर पूछ लिया सीधा, मैंने टॉपिक नहीं बताया है, गारंटी है या क्या है, आपको सिर्फ मैंने बोल दिया राइट शॉर्ट नोट ऑन सब्रोगेशन, तो फिर आपको कई बार वो क्लिक नहीं होता है कि सब्रोगेशन क्या है। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आपको पता है कि हाँ ऐसा कोई एक राइट होता है कि श्योरिटी क्रेडिटर के पूरे अधिकार प्राप्त कर लेगा, आपको ये भी पता है कुछ तो भी सब्रोगेशन होता है, लेकिन दोनों को आप मैच नहीं कर पाते, तो जोड़े अलावा एरर हो जाती है यहाँ पे कि आप ये मैच नहीं कर पाते, अरे ये कॉन्सेप्ट और ये वाला टॉपिक एक ही है। तो ऐसा कई बार होता है, नाम और कॉन्सेप्ट को मैच नहीं कर पाते, फिर अपन एग्जाम दे के बाहर आते हैं क्लास के, फिर बोलते हैं यार राइट ऑफ सब्रोगेशन नहीं आया, फिर दोस्त बताता है अबे वो राइट ऑफ सब्रोगेशन वो क्रेडिटर उसकी जगह ले लेता, अरे वो था क्या, अरे यार मेरे को तो आता था, क्लिक ही नहीं हुआ। तो ऐसी वाली प्रॉब्लम यहाँ पे होती है ये वाले टॉपिक में। सो ध्यान रखना कि सब्रोगेशन क्या है। तो सब्रोगेशन का मतलब है कि ये एक जगह एक व्यक्ति दूसरे जगह की दूसरे व्यक्ति की जगह ले लेता है। तो व्हेन द क्रेडिट श्योरिटी टेक्स द प्लेस ऑफ क्रेडिटर इट इज कॉल्ड एज सब्रोगेशन। ठीक है, तो हर वो राइट जो क्रेडिटर का था वो पूरे राइट अब श्योरिटी को प्राप्त होते हैं। तो वही दिया है, एक बार रीड करते हैं। सो व्हाट आर द राइट्स ऑफ श्योरिटी आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। ये सभी राइट्स कब उत्पन्न होते हैं, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट एंड डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर द श्योरिटी गेट्स वेरियस राइट्स। पेमेंट अगर नहीं किया तो ये राइट्स नहीं प्राप्त होंगे। पहला है राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, सिर्फ प्रिंसिपल लिखा है, डेटर लिखना चाहिए। फिर राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर एंड राइट अगेंस्ट द को श्योरिटीज। तो पहला राइट राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, इसमें दो राइट, राइट ऑफ सब्रोगेशन एंड राइट ऑफ इंडेमनिटी, दो ही राइट है इसमें। तो राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर जो रहेगा इसमें तीन प्रकार के राइट्स हैं, देखते हैं। तो सब्रोगेशन, सब्रोगेशन मीन्स सब्सटीट्यूशन ऑफ वन पार्टी फॉर अनदर एज अ क्रेडिटर, so that the new creditor कौन है, श्योरिटी,
मैंने आपको बताया था श्योरिटी दोनों रोल प्ले करता है। वो अगर आप क्रेडिटर के एंगल से देखो तो डेटर भी है, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी है। एक बार उसने पे कर दिया तो ही बिकम्स द क्रेडिटर। ठीक है, तो दोनों रोल प्ले करता है, इसीलिए श्योरिटी को हम फेवर्ड डेटर भी बोलते हैं। ये वर्ड भी मैंने बताया था आपको, जो कोर्स में नहीं है, बट इसको हम फेवर्ड डेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ही इज ऑल्सो अ डेटर एज वेल एज क्रेडिटर, तो दोनों हैं। So subrogation means substitution of one party for another as creditor, so that the new creditor succeeds to the former's right. तो जो भी पुराने क्रेडिटर के राइट थे वो सब अब नए क्रेडिटर को मिल जाएंगे। Section 140 of the Contract Act lays down that when the principal debtor has defaulted in making the payment or in performing the guaranteed duty and surety has paid the debt or performed the duty, उसने पे कर चुका होना चाहिए, has paid or performed the duty, then the surety is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor. तो हर राइट जो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्रेडिटर को था, वो सब अधिकार अब श्योरिटी को प्राप्त हो जाएंगे। दिस राइट ऑफ श्योरिटी इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ सब्रोगेशन. It means that the surety steps into the shoes of creditor. The Supreme Court has observed about this right as follows. The surety is entitled to every remedy which the creditor has against the principal debtor to enforce every security and all means of payment to stand in place of the creditor. तो ये भी अमृतलाल वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का केस बताया है आपको, जो अगेन अब एसबीआई हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर भी अब एसबीआई में कवर हो गया है। और दूसरा जो राइट है दैट इज राइट ऑफ इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी पता ही है अब आपको, इंडेमनिटी मीन्स नुकसान की भरपाई करना। तो सेक्शन 145 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन दैट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस। इम्प्लाइड होता है, लिखने या बोलने की जरूरत नहीं है। बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी और पे बैक द श्योरिटी, एंड द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर whatever amount he has rightfully paid under the agreement, but no amount which he has paid wrongfully. और rightful और wrongful payment मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ठीक है, एक एग्जांपल और दिया है, उससे भी आपको समझेगा। एस गारंटी देता है सी को, सी इज द क्रेडिटर, एस इज द श्योरिटी, टू द एक्सटेंट ऑफ 3000 फॉर द शुगर टू बी सप्लाइड बाय सी टू डी। क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को शुगर देने वाला था, कितनी? तो 3000 रुपए की, और इसकी गारंटी दिया था एस ने कि मैं 3000 रुपए तक लायबल हूंगा। एक्चुअल में सी ने सप्लाई कितना किया? तो 2000 रुपए की शुगर उसने सप्लाई किया था। अब डी ने पेमेंट नहीं किया तो एस से रिकवर किया गया, और एस से कितना रिकवर कर लिया? पूरा 3000। एस को नहीं पता था कि भाई यहाँ सिर्फ 2000 रुपए की शुगर दी गई है, उसको लग रहा था पूरा 3000 की गारंटी है, उसने 3000 पे कर दिया। सो सी देन सप्लाइज टू डी sugar for 2000 but obtains from S 3000 rupees. S cannot recover from D more than 2000, क्योंकि एक्चुअल लाइबिलिटी D की कितनी है? 2000 की। तो 2000 यहां से क्लेम कर लेगा और 1000 रुपए इससे वापस ले सकता है, क्योंकि राइटफुल पेमेंट कितना है? ओनली 2000। ठीक है, so S cannot recover from D more than 2000 the actual amount of the sugar supplied। फिर बाकी का 1000 जो है, रिमेनिंग 1000 can be claimed from C। ये कहाँ लिखा है? सेक्शन नंबर 72 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। ठीक है, तो ये पढ़े थे अपन ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। अब बहुत ही आसान से पॉइंट्स बताएं। एक तो ये सिंपल पॉइंट है, श्योरिटी कैन क्लेम इंडेमनिटी फॉर एनी स्पेशल डैमेज एज वेल। लेकिन कब? अगर स्पेशल डैमेज अलाउड है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बाकी के जो डैमेजेस के पॉइंट बताए थे कि व्हेन इट इज नोन टू द पार्टी, तो स्पेशल डैमेज व्हेन नोन टू द पार्टीज। ठीक है, तो स्पेशल डैमेजेस तभी रिकवर कर सकते जब पार्टीज वर अवेयर। फिर ये पॉइंट किसी ने बीच में क्वेश्चन पूछा था, तब बताया था मैंने कि श्योरिटी कैन क्लेम even if he has paid a time barred debt, as it is also rightful payment, though there are contrary views on this issue।
इस पे केस हुआ था रिश्तो किशोर वर्सेस राधा रमन, उसमें बताया था इवन टाइम बार्ड डेट के लिए लाइबिलिटी रहती है। ठीक है, फिर पहला जो पॉइंट है ये भी एकदम लॉजिकल है। समझो कुछ पैसा देना भी था और लेना भी था। समझो प्रिंसिपल डेटर ने 2000 देना है, बट समझो 500 रुपये लेना है, तो कितना पे करेगा? तो सेट ऑफ करके 1500 पे कर देगा। बस वही है, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन या रेमिशन में जितना भी अमाउंट आपको एडजस्ट करना है उतना एडजस्ट करके पे कर सकते हैं। द क्लेम ऑफ श्योरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्मॉलर अमाउंट विच ही मे हैव पेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, यानी रेमिशन। अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन ये इंग्लिश लॉ में यूज करते हैं, भारत में रेमिशन बोलते हैं इसकी जगह। श्योरिटी इज नॉट एंटाइटल फॉर हायर अमाउंट देन व्हाट ही हैज पेड, तो जितना पे किया मैक्सिमम उतना ही। ठीक है, फिर जो मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया, ये सब रियम्बर्समेंट कब क्लेम कर सकते हैं? ओनली इफ एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए, एक्चुअल पेमेंट्स हैव बीन मेड एंड नॉट मेयरली वेयर ही हैज एग्जीक्यूटेड द प्रॉमिसरी नोट्स। तो प्रॉमिस करके दे दिया है कि हाँ मैं पे करूंगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल पेमेंट होना अनिवार्य है। तो ये पहले राइट्स हो गए। पहला राइट किसके अगेंस्ट है? तो अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। भले ही एक राइट उसको मिल रहा है क्रेडिटर के तरफ से, बट वो राइट भी है किसके विरुद्ध? तो प्रिंसिपल डेटर के विरुद्ध ये अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या क्या राइट है? तो पहला है राइट टू सिक्योरिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंसिपल डेटर लोन लाता है और साथ में एक एडिशनल सिक्योरिटी रख के आता है, और इसकी गारंटी दिया है एस ने। अब प्रिंसिपल डेटर अगर डिफॉल्ट करेगा तो क्रेडिटर इससे क्लेम कर लेगा। ऐसे केस में ये गोल्ड रिंग वापस लेने का अधिकार हो जाएगा श्योरिटी का। ये राइट किसके विरुद्ध मिल रहा है उसको? अब क्रेडिटर के विरुद्ध। तो क्रेडिटर से वो क्लेम कर सकता है जो गोल्ड रखा गया था। तो ये पहला राइट है, राइट टू सिक्योरिटी। अगर क्रेडिटर ये गोल्ड रिंग देने से मना कर रहा है तो इवन श्योरिटी केस फाइल करके रिकवर कर सकता है, बिकॉज उसका ये अधिकार है। तो अगर क्रेडिटर रिफ्यूजेस टू गिव दी गोल्ड, तो ऐसे केस में श्योरिटी केस फाइल भी कर सकता है। ठीक है, तो ही हैज अ राइट। तो बैंक का, अगर बैंक में लोन में समझो गोल्ड रखा गया था, गोल्ड लोन है, और उसमें एक गारंटर भी है, तो गारंटर अगर पेमेंट कर देगा बैंक को, तो बैंक वो गोल्ड अब गारंटर को दे देगी, हैंड ओवर कर देगी। ठीक है, सो प्रिंसिपल डेटर को नहीं मिलेगा, गारंटर को राइट मिल जाएगा उस गोल्ड लोन के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा है। तो गोल्ड अब बेच के फिर श्योरिटी पैसा ले सकता है, ये पहला राइट है। दूसरा राइट है सेट ऑफ। सेट ऑफ अब भी जस्ट जो रेमिशन बताया मैंने वो भी सेट ऑफ का ही अधिकार है एक हिसाब से। समझो यहाँ पे करना था अगर 3000 रुपये और 1000 रुपये लेना था, तो फिर हम एडजस्ट करके 2000 पे करेंगे। तो श्योरिटी को भी कितना पे करना पड़ेगा? तो सिर्फ 2000। तो जितना लेसर अमाउंट है जो अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन या रेमिशन के तहत पे करना है, तो वही उसका राइट है। अगर क्रेडिटर पूरा पैसा मांग भी रहा है तो भी वो रिफ्यूज कर सकता है, जितना लेस अमाउंट है सेट ऑफ करके उतना पे करने को जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल डेटर को रिसीव करना है 2000 रुपये, 1000 रुपये, और पे करना है 3000 रुपये, तो नेट वो सेट ऑफ करके 2000 रुपये ये पे कर देगा। तो उतना ही अधिकार एस को भी है, एस यहाँ पे 2000 रुपये पे करेगा एंड ही कैन क्लेम सेट ऑफ। तो वो राइट ऑफ सेट ऑफ यूज कर सकता है कि मैं सेट ऑफ करके बचा हुआ पैसा पे करूंगा। प्रिंसिपल डेटर का भी सेट ऑफ कर सकते हैं एंड खुद के पैसे का भी सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं। समझो यहाँ अगर श्योरिटी को इससे कुछ लेना रहा होगा तो वो भी सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा राइट है। तो पहला राइट टू सिक्योरिटीज, राइट टू क्लेम सेट ऑफ, एंड राइट टू शेयर द रिडक्शन। रिडक्शन का अधिकार है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। ये इंसॉल्वेंसी में एक एक्स्ट्रा राइट मिलता है, राइट टू शेयर इन रिडक्शन।
ये समझते हैं। पहले दो राइट पढ़ते हैं, फिर रिडक्शन बाद में पढ़ते हैं। तो राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर में पहला है राइट टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी फॉर एग्जांपल गोल्ड वगैरह, गोल्ड रिंग रखी हुई है, फर्नीचर है, ऐसी सब चीजें। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अश्योरिटी अगेन ये राइट मिलता है आफ्टर पेइंग द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of such security or not. So बैंक के पास लोन के टाइम कुछ गोल्ड रखा गया था, अगर ये चीज श्योरिटी को नहीं भी पता है तो भी बैंक की जिम्मेदारी है कि बैंक शुड हैंड ओवर इट टू द श्योरिटी. D borrows 10,000 from C and S gives a guarantee for repayment of loan. At the time of entering into this contract, D has an additional security by way of gold ring. D makes a default and S makes the payment. S has the right to claim the gold. फिर सेट ऑफ मीन्स अ काउंटर क्लेम. काउंटर क्लेम यानी वही हमको देना भी है और बदले में क्लेम भी करना है. तो ये पे करना है और ये रिसीव करना है, तो काउंटर क्लेम विच इज टू बी रिसीव्ड. और डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लोन. When the creditor sues the surety for payment of principal debtor's liability, surety is entitled to claim a set-off, if any, which the principal debtor had against the creditor. So D borrows 10,000 from C and S gave a guarantee for repayment of the loan. D had a claim of 2,000 against C. तो 10,000 पे करना है, 2,000 लेना है on some earlier transaction. On the due date, D fails to pay the loan. Here S is entitled to deduct 2,000 which C owed to D and thus his liability is only up to 8,000. ठीक है, सेट ऑफ है एकदम सिंपल. एंड राइट टू शेयर रिडक्शन ये होता है सिर्फ इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी. अगर प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो गया तब ये राइट मिलता है. इसका अलग से एक डायग्राम बना देता हूं मैं. समझो प्रिंसिपल डेटर है, इसने लोन लेके आया था मान लो 10,000 रुपए का और गारंटी दी गई थी श्योरिटी के द्वारा पूरे 10,000 की. अब प्रिंसिपल डेटर मान लो इंसॉल्वेंट हो गया, तो प्रिंसिपल डेटर से कितना पैसा मिल रहा है हम मान लेते हैं 40% इज रिसीवेबल. 40% इसका रेटेबल डिविडेंड रिसीव हो रहा है. 40% रिसीव हो रहा है मीन्स कोर्ट में गए हम, कोर्ट ने फिर डिसाइड किया कि जिसको भी 10 रुपए लेना है उसको सिर्फ 4 रुपए मिलेंगे. तो आपको बताया था मैंने कि जब भी इंसॉल्वेंट होते हैं तो थर्ड पार्टीज का लॉस होता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिटर को अधिकार है, क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से कितना क्लेम कर पाएगा, तो 4,000 रुपए. ये 4,000 रुपए क्लेम कर सकता है. क्यों? 40% ऑफ 10,000, तो 40% क्रेडिटर को भी अधिकार है. और इसीलिए श्योरिटी को राइट है, श्योरिटी बोल सकता है कि भाई 4,000 तुमको यहां से मिल गए तो मैं बचा हुआ ही पे करूंगा. सो आई विल बी एंटाइटल्ड टू शेयर इन द रिडक्शन. जो रिडक्शन हुआ है उतना शेयर मुझे भी मिलना चाहिए. तो दैट मीन्स वो कितना पे करेगा, सो बचा हुआ जो है 6,000 रुपए. बात इतनी ही नहीं, मैंने आपको ये भी बताया हूं यहाँ पे श्योरिटी कैन ऑल्सो क्लेम जो भी इसका आएगा तो 3,200 है ना. 2,000 सॉरी 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 1 मिनट. हाँ 4,000 यहाँ आ गया, 2,000. ठीक है, तो यहाँ से क्लेम कर लेगा वो. नहीं ना, 1 मिनट रुको, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है. कैलकुलेटर है अपने पास. 2,400 आएगा. वही कभी कभी दिमाग काम नहीं करता मेरा. होता है कभी कभी, आपके साथ भी कभी कभी होता होगा. ऐसा लगता है पता है फिर भी कैलकुलेटर पे कर लो. तो मेरे साथ भी होता है ऐसा कभी कभी. तो आज अभी क्या एक दिन का हुआ हूँ मैं. ठीक है, नहीं कभी कभी होता है. तो कैलकुलेटर रहता है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कुछ ऐसे हादसे होते हैं जीवन में. इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता.
हाँ चलो ज़्यादा हो गया, वापस आते। तो हाँ, तो ये 2400 यहाँ से रिकवर कर लेगा, और बाकी का पैसा इसका नुकसान, सॉरी इसका नुकसान हो जाएगा। तो इसको भी राइट मिलता है, ये राइट आपको लिखा हुआ नहीं है, बट ये राइट भी उसको प्राप्त होगा। ये राइट एक्चुअली इंडेमनिटी का ही राइट है, जो अपन ने ऊपर पढ़े इंडेमनिटी, क्योंकि 40% सबको मिल रहा है, तो श्योरिटी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू क्लेम दी 40%। तो वही दिया है, पढ़ लेते एक बार। ये सिर्फ इंसॉल्वेंसी में मिलता है, लास्ट वाला राइट सिर्फ इंसॉल्वेंसी और प्रिंसिपल डेटर में प्राप्त होगा, ठीक है, ये वाला राइट। बाकी के दोनों राइट हमेशा प्राप्त होंगे। हाँ, when the principal debtor is insolvent, the surety has a right to claim the proportionate reduction in his liability. Thus, creditor can claim rateable dividend from the property of insolvent principal debtor. तो ये यहाँ लिखा हुआ है, आपको एग्जाम्पल में शायद नहीं दिया है। एंड श्योरिटी विल बी लायबल ओनली फॉर द पेंडिंग बैलेंस। तो वही दिया है, डी टुक अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम सी विच वॉज गारंटीड बाय एस, एस बिकेम इंसॉल्वेंट, 40% रिलीज हो रहा है, तो 40,000 रिकवर करेंगे, एंड एस हैज़ अ राइट टू क्लेम रिडक्शन एंड ही विल पे ओनली 60,000, और बाद में 24 वो लेटर से ले सकता है। तो इसका एक क्वेश्चन और दिया है, बताया था शायद मैंने आपको, ये वाला। तो ये पहले ही किसी ने डाउट पूछ लिया था, तो मैंने बताया था आपको ये क्लास में, ठीक है। तो ये है, और लास्ट राइट्स जो अभी बचे हुए हैं, लास्ट राइट्स है वो वाले नहीं, लास्ट राइट को श्योरिटी है। तो वैसे तो आसान है, मैं लिख देता हूँ, लेकिन अगली क्लास में समझेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है। राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज, यहाँ पे हम बोलते हैं देर इज इक्वलिटी, एक ही राइट बोल सकते हो, इक्वलिटी ऑफ बर्डन एंड बेनिफिट। बर्डन और बेनिफिट्स दोनों की इक्वलिटी रहेगी, दैट मीन्स को श्योरिटीज के ऊपर इक्वल बर्डन और इक्वल बेनिफिट्स रहेंगे। कल चलकर जैसे अगर दो श्योरिटी हैं, को श्योरिटी का क्या मतलब है, प्रिंसिपल डेटर है, इसने लोन लेके आया था क्रेडिटर से, और दो जन श्योरिटी है S1 और S2, ये दोनों के इक्वल राइट्स हैं। समझो कल चलकर अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर देता है, तो बोथ द पार्टीज आर लायबल टू रीपे इक्वली, सो अनलेस अदरवाइज एग्रीड, दोनों की लाइबिलिटी इक्वल है। जैसे 10,000 का डिफॉल्ट हो गया, तो दोनों जन 5,000 रुपए पे करने को जिम्मेदार रहेंगे। वैसे ही अगर कोई राइट है, जैसे समझो यहाँ गोल्ड रिंग रखी हुई थी, गोल्ड रिंग की वैल्यू थी 8,000 रुपए, तो वो 8,000 रुपए दोनों में आधे आधे बटेंगे, 4,000 का अधिकार है। तो इसी को हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ बर्डन एज वेल एज बेनिफिट्स। तो बर्डन भी, जो बोझ है वो भी इक्वल रहेगा दोनों के ऊपर अगर ये रीपे नहीं करता है तो, एंड क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटी है उसका बेनिफिट भी दोनों को इक्वली मिलना चाहिए। तो ये हो गया एक जनरल रूल, लेकिन इसमें और डीप में जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो ये अपन अगली क्लास में समझते हैं, जो बहुत डीप में अपन देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ तक कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलो कंक्लूड करते हैं, ऑनलाइन भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं वैसे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखें। थैंक यू।